Good morning, my dear students. So, as you can see, today we are going to start chapter number 13, that is digestive system. So, directly हम digestive system पे jump नहीं करेंगे. गट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होती है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सब हम थोड़ा साइड में रखकर पहले हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे. ओके, सो देयर आर 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion means taking in of food. The name itself say in, ingestion. So in means खाने को अंदर लेना, in. Okay, so for that we use our hands. Next is digestion. Digestion का मतलब क्या होता है? So digestion means breaking down complex and bigger food materials into simple absorbable form. Yes, हम बड़े जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पार्टिकल्स में, राइट? सो फॉर दैट वी यूज आवर टीथ, राइट? टीथ की हेल्प से हम फिजिकली अपने खाने को च्यू करते हैं और उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो ये हुआ फिजिकल डाइजेशन. इसके बाद आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वो भी उस पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करके उनका फर्दर डाइजेशन करता है, राइट? ओके, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन यानी कि अब मैंने पूरा फूड को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, स्मॉलर पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर दिया. तो अब पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर का जो मेन पार्ट है, जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज, मिनरल्स, वाइटामिन्स, सर्टेन आयंस, राइट, ये सब चीजों को एब्जॉर्ब करने की बारी आती है, राइट? तो जहां पे भी एब्जॉर्प्शन वर्ड आ जाएगा, भाई हु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल इन एब्जॉर्प्शन, सो वहां पे आप आग बंद करके स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देना, राइट? सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिकली क्या, तो विलाई. विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट? तो डाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन. इसके बाद क्या होगा? सो दैट इज फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन. जो भी चीज हमने एब्जॉर्ब की, से फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, राइट? सो वो ग्लूकोज का अब मेरी बॉडी यूज करेगी इन द सेंस उस एनर्जी बनाएगी, या कुछ और काम भी हो सकता है, जैसे कि उससे मेरी बॉडी का कोई पार्ट रीजनरेट हो, रिपेयर हो, ग्रोथ हो, राइट, एनर्जी बनाना. तो ये सारे जो काम है that is utilization, right? So utilization of absorbed food material by the cell or the body in different functions like energy production, cell repair, growth, etc. is called assimilation. And last step is egestion. Egestion means exit. That means to throw away or जो भी हमारा वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है, राइट, उसे बॉडी के बाहर निकालना इज egestion. Okay, so these are the 5 main steps in nutrition. Again, ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation, and 5 egestion. Okay, अब हम आते हैं टीथ के ऊपर. टीथ हमारे माउथ में बगल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, राइट? टीथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ब्रेक डाउन ऑफ फूड. यस, अगर हम डेंटिशन की बात करें तो डेंटिशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन पूछा जाता है डेंटिशन का. सो अच्छे से करके जाना एग्जाम में. सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉज इज नोन एज डेंटिशन. यानी कि हमारे जॉ में दांतों का जो अरेंजमेंट है उसे हम डेंटिशन कहते हैं. ओके, इसके बाद डोंट. ओके, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ये क्या है? तो अभी भाई डेंटिशन के हिसाब से 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं. एक जिनके बॉडी के अंदर, जिनके माउथ के अंदर सारे टीथ एक जैसे हो, उन्हें हम बुलाते हैं होमोडोंट. होमो मीन्स सेम एंड डोंट मीन्स टीथ, राइट? और हम अगर हमारी बात करें, यानी कि मैमल्स की अगर हम बात करें, सो वी आर हेट्रोडोंट. हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड डोंट अगेन मीन्स टीथ. जहां पे भी डोंट वर्ड आ जाए किसी वर्ड के पीछे तो समझ जाना दांत की बात चल रही है, ठीक है? सो हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड डोंट मीन्स टीथ. सो हेट्रोडोंट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. जैसे अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं, सो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार. सो क्योंकि हमारे पास 4 तरीके के दांत हैं तो हम हेट्रोडोंट हुए. अगर हमारे पास सेम होते तो हम भी होमोडोंट होते. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास क्यों 4 अलग तरीके के दांत हैं? क्या एक तरीके का दांत डाइजेशन नहीं कर सकता?
सो बेसिकली हमारी जो डाइट है वो इसका मेन आंसर है, राइट। ऑर्गेनिज्म के डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दांत कैसे हों। अब बेसिकली हम अलग अलग तरीके की डाइट्स लेते हैं, लाइक वी आर ईटिंग प्लांट्स ऑल्सो एंड वी आर ईटिंग फ्लैश ऑल्सो, मीट ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ द वेरिड डाइट आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, सो अगर मैं होमोडोंट की बात करूँ तो उसमें एग्जाम्पल है फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, और हेट्रोडोंट्स के एग्जाम्पल में मैमल्स। इसके बाद मैमल्स के दूध के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले टीथ जो है हमारे सॉकेट्स के अंदर, अपर एंड लोअर जॉ के सॉकेट्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं। एंड एंटायर लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ हमें आते हैं, राइट। एक जिसे हम कहते हैं दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ, और एक परमानेंट टीथ। ये आपको चाइल्डहुड में आते हैं, ठीक है। 20 होते हैं नंबर में, इसे हम टेम्पररी भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और इसके बाद ये गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर हमें नए टीथ आते हैं, राइट। और इन्हें हम डेसिडियस टीथ भी बुलाते हैं। वेराज अगर मैं परमानेंट टीथ की बात करूं तो ये 32 है। अगर ये गलती से टूट गए या चले गए तो फिर तीसरी बार दांत आने का कोई चांस नहीं है। ओके, अगर मैं टीथ के टाइप्स की बात करूं तो वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसीजर की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ ये जो दांत है ये आपके इंसीजर है, ठीक है। सो इंसीजर का काम क्या है, तो कट करना और बाइट करना। जैसे कि आपको कुछ भी बाइट करना होता है, राइट। ड्यूरिंग एग्जाम्स व्हेन यू आर नर्वस तो आप किस तरीके से अपने नाखून चबाते हैं, राइट। सो दैट इज बाइटिंग प्रोसेस, राइट। सो फॉर दैट यू यूज योर इंसीजर। इंसीजर के खत्म होते से ही कॉनिकल से कुछ टीथ आते हैं, ट्रायंगुलर, कॉनिकल, विच इज योर कैनाइन, राइट। पॉइंटेड होते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा प्रोजेक्ट्स करते हैं ये, राइट। और इनका मेन काम रहता है टीयरिंग ऑफ फ्लैश। कोई भी नुकीला ये तो कोई भी फ्लैश को अच्छे से टीयर करने के लिए सो कैनाइन का यूज किया जाता है। प्रीमोलार्स एंड मोलार सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे हम खाने को अच्छे से ग्राइंड कर सकें, च्यू कर सकें, मस्टिगेट कर सकें और क्रश कर सकें, राइट। इंसीजर के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है आई, कैनाइन के लिए सी, प्रीमोलार के लिए पीएम एंड मोलार के लिए एम। Now here you can see the diagrams also. ये incisor है. You can see the pointed end of canine. This is premolar and this is molar. Here you can see slight projections. These are 2 in number, right? So यहाँ पे आप देखेंगे ये एक कस्प और ये दूसरा कस्प। यस, इन प्रोजेक्शन को हम कस्प बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 कस्प है, यानी कि 3 प्रोजेक्शंस है। ओके, अगर मैं मोलार की बात करूं तो जो भाई लास्ट मोलार्स होते हैं उन्हें हम विजडम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? विजडम, ठीक है। विजडम टीथ हमें लाइफ में बहुत लेट आते हैं, यानी कि 18 या उसके बाद, काफी एज के बाद हमें विजडम टीथ आते हैं, राइट। काफी को तो आते भी नहीं है, सो इसे हम बुड्ढी की दांत भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डेंटल फॉर्मूला के ऊपर, यानी कि दांतों के फॉर्मूले के ऊपर, राइट। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग दांतों का अरेंजमेंट होता है, किसी में इंसीजर बीच में है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलार है, फिर मोलार है। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अरेंजमेंट देखने मिलता है, तो उसके बेसिस पे हमने डेंटल फॉर्मूला बनाया है, विच इज ICPMM upon ICPMM। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से हमारे दांतों को काउंट करके लिखते हैं। जैसे कि लाइन के ऊपर न्यूमरेटर में हम अपर जॉ के टीथ लिखते हैं, और इस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में हम लोअर जॉ के टीथ काउंट करके लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक चाइल्ड की बात करूं जिसको सिर्फ 20 टीथ्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मिल्क टीथ 20 नंबर, ओके। सो उसके पास 2 इंसिजर है इस फॉर्मूला के हिसाब से, एक कैनाइन, प्रीमोलार एक भी नहीं, 0, एंड मोलार कितने, 2। अपॉन लोअर जॉ की अगर हम बात करेंगे, सो लोअर जॉ में भी 2 कैनाइन्स, एक इंसीजर, सॉरी 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 0 प्रीमोलार्स एंड 2 मोलार्स, राइट। अब आप इसे गिनोगे, काउंट करोगे, तो आप बोलोगे भाई मैम इसका टोटल तो 10 आ रहा है, राइट। आपने तो बोला बच्चों को 20 टीथ है, तो भाई जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हम अपर और जोर लोअर जॉ के हिसाब से लिखते हैं, दैट इज वेरी करेक्ट, राइट। बट उसमें भी हम पूरा जॉ नहीं लिखते, हम सिर्फ आधा ही जॉ लिखते हैं, अपर का हाफ एंड लोअर का हाफ, राइट। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि हमें पता है कि जो
आधे दांत का जो अरेंजमेंट होगा तो इस तरफ भी सेम ही होगा, राइट। तो हम सिर्फ अपर एंड लोअर जॉ का हाफ हाफ ही कंसिडर करते हैं, फुल नहीं, ठीक है। अडल्ट का आप देख सकते हैं 32 टीथ्स हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या है, 2123 अपॉन 2123। तो फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ये ICPMM अपॉन ICPMM ही रहेगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम आते हैं टीथ के स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गम के ऊपर का जो पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट जो आपके अपने टीथ में नजर आता है, इसे हम क्राउन कहते हैं, ठीक है। वो पार्ट जो गम के लेवल पे है उसे हम नेक कहते हैं, और उसके नीचे वाले पार्ट को हम रूट कहते हैं। सो टीथ के स्पेसिफिकली 3 पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन वाला पार्ट व्हाइटिश होता है, हमें बाहर से देखने में व्हाइट दिखता है। इट इज मेड अप ऑफ इनामल। याद रखिएगा, इनामल आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यस, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी इज इनामल, ठीक है। ये बनता है कैल्शियम सॉल्ट से। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट लेयर आएगी, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन से बनाया, दैट इज योर डेंटाइन, ठीक है। ये आपकी बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यस, डेंटाइन इज द सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। इसके बाद आप देखिएगा तो बीच का एक कैविटी वाला पार्ट है जिससे हम पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी में काफी सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, यहाँ पे नर्व्स भी आती हैं इनफैक्ट। इसके बाद आप देखोगे तो ये डार्क आपको पार्ट दिख रहा होगा डेंटाइन के अराउंड, दिस इज सीमेंट, राइट। सीमेंट क्या करता है, तो सीमेंट आपके दांत को गम के अंदर, सॉकेट के अंदर अच्छे से फिक्स करके रखता है, उसे मूव होने नहीं देता है। एंड लास्टली यू कैन सी द जॉ बोन, और ये आपके गम्स है, ओके। टीथ के अंदर अब डेंटल प्लेक देखेंगे हम। सो डेंटल प्लेक क्या होता है, सो बेसिकली जब भी हम खाना खाते हैं, राइट, और नेचर में, एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, इनफैक्ट हमारे माउथ में काफी सारे बैक्टीरिया रहते हैं, राइट। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके दांतों के ऊपर एक फिल्म बनाने लग जाते हैं, थिन फिल्म, फिल्म यानी कि थिन लेयर, राइट। और धीरे 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 ये डेंटल प्लेक कहलाता है, ओके। अगर आप डेली ब्रश नहीं करेंगे तो आपको डेंटल प्लेक हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया करते क्या है, तो ये बैक्टीरियाज भाई वो जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंसा होता है ना, राइट, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड से जो आपका एनामल है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिसॉल्व होता है, राइट। अगर आपने इसे काफी टाइम तक नोटिस नहीं किया तो ये आपके एनामल को क्रॉस करता हुआ, डेंटाइन को क्रॉस करता हुआ पल्प कैविटी तक भी डिसोल्यूशन कर सकता है, और इसे फिर बाद में हम बुलाते हैं टूथ डिके। टूथ डिके यानी कि दांतों का सड़ना, ठीक है, सडन। सो ये था स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, टीथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ, डेंटल फॉर्मूला, डेंटिशन। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। Okay, so now here we can see that the entire human digestive system is divided into two parts, alimentary canal and associative glands. Alimentary canal क्या है? So alimentary canal एक 9 meter long tube है which starts from the mouth and ends at anus. Okay, here you can see the diagram of the human digestive system. Here is the mouth and here is the anus. Okay, our digestive system is complete because it has two opening, one mouth and one anus. Okay, so we take the food in from mouth, and then this is a long tube, okay, and ultimately it's ends at anus. So this long tube is of 9 meter लेंथ, एंड एलिमेंट्री कैनाल का शॉर्ट फॉर्म है गट, GUT, गट। तो अगर कहीं पे आपको पेपर में एलिमेंट्री कैनाल की जगह गट लिखा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल ही है। आई थिंक आप सबने ये वर्ड तो यूज किया है कि यार मुझे गट फीलिंग आ रही है, मुझे गट फीलिंग आ रही है, इस बार तो मेरे 90% मार्क्स आएंगे, तो उसमें गट होता क्या है, तो गट यही होता है, ठीक है। ओके, सो 9 मीटर लॉन्ग जो एलिमेंट्री कैनाल है, अब इससे हम देख लेते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज योर esophagus, this long tube, right? Esophagus is also known as food pipe. इसके बाद आपका खाना सारा आ जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, वहां पे फूड
3 to 4 आवर्स के लिए डाइजेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टमक से सारा फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ यू कैन सी द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, duodenum, jejunum and ileum. Okay, look over here in this diagram. This part, this is stomach. This part next to stomach, this is C in shape. Okay, so this is duodenum. Okay, next to it this jejunum and last part is ileum. Okay, the entire length of the alimentary canal is 9 meter, whereas that of small intestine alone is 7 meter. Okay, out of which shortest part is duodenum and largest part is ileum. Okay, ileum contains several villi, जिसकी बात मैं already कर चुकी हूँ. Villi increases the surface area of absorption. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन. हियर यू कैन सी दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, एंड अल्टीमेटली द एनस. लार्ज इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीकम, कोलन एंड रेक्टम. दिस पार्ट वेयर इलियम इज ओपनिंग इनटू लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम. उसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कॉलॉन है. ये असेंडिंग कॉलॉन है, ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है और ये डिसेंडिंग कॉलॉन है. उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये सिग्मोइड कॉलॉन है. यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम. नाउ रेक्टम इज वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड और द फीकल मैटर इज स्टोर्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, and after that it takes exit from an opening called anus. So that's all about the digestive system. Okay, this was alimentary canal. Now we will head towards the associative digestive glands. Now glands वो होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. ओके, बट ये इस गट का पार्ट नहीं है, दे आर एसोसिएटेड विद इट. ओके, तो इसमें हमारे पास 3 ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लीवर. सैलिवरी ग्लैंड्स फर्दर हमारे पास 3 तरीके के सैलिवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. हियर यू कैन सी पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी. ओके, in diagram also you can see there are 3 sets of teeth. एक आपके कान के पास यहाँ पे होती है, एक आपके चिक एरिया में होती है और एक आपके टंग के नीचे होती है. जो टंग के नीचे होती है इसे सबलिंगुअल कहते हैं. ठीक है, जो कान के पास होती है उसे पैरोटिड कहते हैं और जो चिक्स पे होती है उसे हम सब मैक्सिलरी कहते हैं. सो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा बनाती है. ठीक है, सलाइवा आपको पता ही है, जो आपके माउथ में जो थूक होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं. उसका डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पेनक्रियाज. हियर यू कैन सी ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रेड पोर्शन, दैट इज योर पेनक्रियाज. पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. यस, इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एंजाइम्स भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है. यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट ये प्ले करती है. बट यहाँ पे हमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है, दैट मीन्स इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करनी है, विच इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ enzymes. And last is our liver. Here you can see this blue part, this is your liver. Liver is the largest gland of your body. Okay, liver is the largest gland of your body और इसका भी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये बाइल बनाता है और बाइल जूस का भी डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल है. दैट वी विल सी इन डिटेल. सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. Okay, now let's start with the alimentary canal. In alimentary canal, the first part is the mouth cavity. Mouth cavity is surrounded by mouth. Firstly, this is your mouth, okay, and your mouth is guarded by your lips, right? So lips helps in taking in the food into the buccal cavity. Now inside your mouth there is a cavity which is called the buccal cavity. This, okay, and then lips are sensitive to touch, heat as well as cold. इसके बाद माउथ जो है आपका वो लीड करता है बकल कैविटी में. कैविटी के अंदर आप ऊपर की तरफ और नीचे की अंदर आप क्या देखोगे, तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपका टंग होगा, यानी कि ऑन द फ्लोर देयर इज टंग, एंड ऊपर की तरफ यू कैन सी palate. Okay, on the roof there is a palate. Now what is the function of this palate? This palate separates
your air channel with the mouth channel. Here in this figure you can see very clearly, this is your nose, okay, air is coming in, so this is air channel, this is your mouth, and this is your buccal cavity, so food is coming in, right? Both are separated due to this palate in between, but as you can see over here, right, both these channels are meeting at a point, and this is pharynx. So pharynx is a common chamber or area which is shared by the air as well as food channels. Okay. After that, if you see the buccal cavity, so it is supported by the jaws, the upper jaw and the lower jaw. And inside the jaws, you can see the teeth are embedded. Now, what is the role of the teeth? We have already discussed. They are hard structure and they help to chew the food, to mechanically break down the food into smaller particles. That is mastication of food. Okay, after that, tongue again, it is on the floor. Okay, it is a muscular organ and its main function is to taste, right? Your tongue contains several taste buds which help you to identify the different types of tastes, and it also helps in mastication, swallowing, and mucus secretion. Pharynx, again, it is the common passage which is shared by both food as well as air channels. Okay. Now, inside the pharynx, you can see as it is coming down, it is having two openings. One is the esophagus, from where the food is going to pass to into the stomach, and next part you can see is another pipe. This is windpipe or trachea, right? So here is an opening, that is larynx, through which the air goes to the respiratory system via trachea, and here is this pipe called food pipe, from which food passes into the stomach. Okay, while swallowing the food, larynx covers itself with a flap-like structure called epiglottis. Okay, so there is a glottis, larynx, okay, that is covered by a flap-like structure called epiglottis at the time of swallowing food, so that the food will not enter into the windpipe and it will go only and only into the food pipe. Okay, so epiglottis prevents the entry of food into the windpipe. Now we are going to talk about the next part, which is our esophagus. Okay, so esophagus is a long cylindrical tube and the length of esophagus is 25 centimeter. Okay, it is a straight tube and it is made up of muscles. Okay, and in the wall of the esophagus, that is the muscular wall, contraction and relaxations occur, due to which the food is able to transfer from mouth up to the stomach. So this contraction and relaxation of the muscular wall of the esophagus is called peristaltic. Now this is very important. It is asked in the exam that what is peristalsis. So you have to answer that the contraction and relaxation of the muscular wall of esophagus is called peristalsis. This is also known as peristaltic movement. Okay, और इसी की वजह से खाना है जो नीचे स्टमक तक आता है. Okay. इसके बाद stomach, right? You know, this is the stomach. In this diagram, you can see this is esophagus. Now, this is the stomach. Stomach के अंदर food stay करता है 3 to 4 hours के लिए, ताकि उसका digestion वहाँ पे हो. Okay, stomach firstly situated कहाँ है? तो it is situated in the upper left portion of the abdomen, यानी कि ये आपका thoracic cavity है. This is your abdomen cavity. So abdomen के upper left part में, over here, your stomach is situated. Okay, स्टमक की पूरी इनर वॉल में, यानी कि अंदर की जो पूरी लाइनिंग्स होती है स्टमक में, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? सो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है डाइजेशन में, यानी कि जो खाना है उसके साथ जो गैस्ट्रिक जूस है वो
मिक्स हो जाता है। अब जो स्टमक है वो भी जैसे इसोफेगस मूव कर रहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहा था, वैसे ही स्टमक भी एक मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस और फूड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। यस, हमारा स्टमक भी स्क्वीज एंड ट्विस्ट एंड टर्न करता है सो दैट द फूड विल मिक्स विद द गैस्ट्रिक ज्यूसेस, ताकि अच्छे से उसका डाइजेशन हो सके, एंड दैट प्रोसेस इज चर्निंग movement. Here in this diagram you can see that this is esophagus, this is stomach, and then the stomach is leading to the next part. So the next part after stomach is small intestine, right? So the first part of the small intestine, as I already told you, it is C-shaped structure which is duodenum. Yes, so duodenum is the first part of the small intestine from where the food is going to pass to the SI, right? So stomach और duodenum के बीच में एक मस्कुलर सा रिंग होता है, जैसे हार्ट में वाल्व होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है विच इज पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, उसे बंद रखता है ताकि फूड स्टमक से वहां ड्यूडेनम में न जाए, राइट? लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद जब डाइजेशन अच्छे से हो चुका होता है स्टमक में, सो ये पाइलोरिक स्पिंचर धीरे धीरे ओपन होता है और फिर सारा फूड स्टमक से ड्यूडेनम में पास होता है। सो ड्यूडेनम इज अ गार्ड or it's a valve, a sphincter which guards the opening of stomach into the duodenum or small intestine. Understood? Now we will talk about the small intestine in a bit more detail. Okay, so the next part is small intestine. Small intestine is a long tube of about 6 to 7 meter, right? And the diameter of the small intestine is 2.5 centimeter. Now, the small intestine is further divided into duodenum, jejunum, and ileum. These are the three main parts of small intestine. The first part you can see over here is duodenum, right? It receives the food from stomach. From stomach, it goes to duodenum. That is the first part. Then jejunum, second part, and last part, which is highly coiled and the longest part of the small intestine, ileum. Okay. Now, duodenum, if you see, that it is C in shape. C. Okay. So the shape of duodenum is C. And it receives the secretion from liver and pancreas. Here, if you see, this is duodenum, this is liver. So it is receiving bile from liver through this duct, and pancreas, another gland, pancreas, secretes pancreatic juice. So this duct. Okay, both ducts are merging at a point. Now it is called common bile duct. So this common bile duct releases the secretion from liver as well as pancreas into the duodenum. So duodenum receives the secretion from liver and pancreas. Liver से bile and pancreas से pancreatic juice. नेक्स्ट पार्ट इज जेजुनम. जेजुनम बहुत ही शॉर्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड देन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, एंड here digestion and absorption process are going on. Absorption के लिए इलियम के पास ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे विलाई कहा जाता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. What are villi? So villi are microscopic filamentous hair-like structure which increases the surface area of absorption. So अगर हम zoom करके देखें तो villi कुछ इस तरीके की दिखती है. ओके, विलाई की ये जो आप देख सकते हैं ब्लैक लाइनिंग सी, उसकी बॉर्डर है, यानी कि एपिथेलियम ऑफ द विलाई. ओके, जो भी चीज इंटेस्टाइन से पास हो रही होगी और वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रही होगी तो अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन विलाई में होगा ओवर हियर. एपिथेलियम के थ्रू चीजें डिफ्यूज होंगी और ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी. हियर यू कैन सी द रेड एंड ब्लू लाइनिंग्स, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज. जैसे ग्लूकोज, राइट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज बना, सो ग्लूकोज डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा और फिर ये ब्लड कैपिलरी उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या सेल में लेकर जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सी बीच में जो ग्रीन कलर की कैपिलरी है ये लिम्फेटिक कैपिलरी है. यस, हर एक विलाई तक लिम्फेटिक कैपिलरी भी आती है जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को लेकर जाती है. एंड लास्ट यू कैन सी विलाई के बेस में इस तरीके के कुछ पिट्स हैं, इसे हम ग्लैंडुलर पिट कहते हैं, और ये ग्लैंडुलर पिट इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस करती है.
सो इंटेस्टाइन भी अपने जूसेस रिलीज करती है जो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन, ओके. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी सारे विलाई होते हैं जो ये काम करते हैं, ओके. Okay, so from small intestine, all the absorption process is completed. Now the food, or we will say most precisely, the undigested food or the remnant will now come to the large intestine. Large intestine have three main parts: cecum, colon, and rectum. Okay, cecum is the first part where the ileum opens. Here you can see this is small intestine. The last part of the small intestine is ileum. Ileum is opening into this part. So this particular part of the large intestine is called cecum. Cecum is the part of the large intestine which receives or where the ileum opens. Okay, it's a sac-like structure, and uh, here itself you can see a finger-like small process called vermiform appendix. Appendix is basically a vestigial organ in humans. It is of no use. We can remove it also. Okay. Next part is colon. Colon is this part. You can see this 1, 2, and 3. This is ascending colon. This is transverse colon, and this is descending colon. Okay, so ascending, transverse, descending, and this one is also called sigmoid colon. Okay, so colon is the next part after cecum, and the main purpose of the colon is to absorb the water from the fecal matter, and it also processes the waste material. That means it's combined and makes a fecal matter. The last part of the large intestine is rectum over here. Rectum is where the undigested food or the fecal matter is stored until it is not removed from the body by the process defecation. So defecation is the process of removal of fecal matter from the body, and for that we are having an opening, right? That is anus. So anus is again guarded by a sphincter, a valve. हमने pyloric sphincter की बात की थी, राइट, जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में था. सिमिलरली एनल की ओपनिंग पे भी, एनस की ओपनिंग पे भी एक स्पिंचर है, दैट इज कॉल्ड एनल स्पिंचर विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ एनस, और ये सिर्फ डिफिकेशन के टाइम पे ओपन होता है. Okay, so this was all about alimentary canal. Now we will talk about the glands associated with it, like the liver, salivary gland, and pancreas. Okay, so now we have completed the alimentary canal, gut. अब हम देखेंगे glands जो digestive system के साथ associated है. So the glands which are associated with the alimentary canal are salivary gland, pancreas, and liver. सैलिवरी ग्लैंड माउथ में सिचुएटेड होती है और ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये 3 पेयर्स में होती हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. पैरोटिड कान के पास होती हैं, सबमैक्सिलरी चिक्स में, एंड सबलिंगुअल बिलो योर टंग ओवर हियर नीचे. ठीक है, सो ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सलाइवा प्रोड्यूस करती है. ओके, सलाइवा क्या करता है? तो सबसे पहले तो ये फूड को लुब्रिकेट करता है, गीला करता है, राइट, और जिससे हमें उसे इजीली स्वैलो कर पाते हैं, यानी कि इट्स हेल्प्स इन स्वैलोइंग. नेक्स्ट, सलाइवा के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, स्पेसिफिकली सैलिवरी अमाइलेज, जिसका डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है. अदर नेम ऑफ सैलिवरी अमाइलेज इज टाइलिन. कभी कभी एग्जाम में उसे टाइलिन के नाम से भी पूछ लिया जाता है, सो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट, सलाइवा हमारे माउथ को क्लीन करता है, राइट, ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि इसके पास लाइजोजाइम एंजाइम होता है जो जर्म्स को भी किल करता है. ये टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह को किल करके ये वहाँ पे उन्हें ग्रो नहीं होने देता, तो वो ग्रो नहीं होंगे तो टूथ भी डिके नहीं होगा. इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है. नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है पैनक्रियास. पैनक्रियास स्टमक के नीचे सिचुएटेड है, राइट. पैनक्रियास रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस, राइट, एंड पैनक्रियाटिक जूस में स्पेसिफिकली 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, विच इज लाइपेज, trypsin, and amylase. Lipase helps in the digestion of fat, trypsin helps in the digestion of protein, and amylase helps in the digestion of starch. इसके साथ साथ पेनक्रियास काफ़ी सारे हॉर्मोन्स भी बनाती है, क्योंकि पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये एक्सोक्राइन भी है
और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन मतलब कि एंजाइम बनाना एंड एंडोक्राइन मतलब कि हॉर्मोन्स बनाना। सो पैनक्रियाज जो हार्मोन बनाती है उनका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज लीवर। अब लीवर की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, इसके अंदर टोटल 5 लोब्स होते हैं। इट इज 5 लोब्ड ग्लैंड एंड ये जो डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है बाइल। बाइल में बेसिकली कोई एंजाइम नहीं होते, जैसे सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज था एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज ट्रिप्सिन अमाइलेज था, ये भी एंजाइम थे। सो बाइल में एंजाइम्स नहीं होते बट स्टिल इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये क्या करता है, तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और फैट के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवर हियर यू कैन सी दिस इज योर पैनक्रियास, दिस इज द लीवर। ठीक है, लीवर के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये हेपेटिक डक्ट्स हैं, ये गॉल ब्लैडर है, राइट। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल स्टोर करता है। जैसे लीवर ने बाइल बनाया और वो सारा बाइल बन के यहाँ आ जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है और डाइजेशन के प्रोसेस के वक्त थोड़ा थोड़ा इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट्स के थ्रू होते हुए वो ड्यूडेनम में सारा पोर हो जाता है। यहाँ पे एक डक्ट देख सकते हैं आप, सो ये पैनक्रियास की डक्ट है क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। सो ये डक्ट पैनक्रियाटिक जूस लेकर जाती है और ऊपर से ये डक्ट बाइल लेकर आती है गॉल ब्लैडर में से, और दोनों यहाँ पे मर्ज होकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। सो कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम व्हिच brings the secretion from the liver as well as pancreas. Okay? इसके बाद अगर हम लीवर के दूसरे फंक्शंस की बात करें तो लीवर काफी सारे फंक्शंस है लीवर के। सबसे पहले कि वो बाइल बनाता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट, और बाइल फैट के एमल्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो शुगर को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, और अगर ब्लड शुगर लेवल डाउन चला जाता है तो वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे आयरन भी स्टोर होता है क्योंकि लीवर के अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है और आरबीसीज बनी होती है हीमोग्लोबिन से, हीम प्लस ग्लोबिन, दैट इज आयरन, राइट, एंड ग्लोबिन। सो यहाँ पे Fe भी स्टोर होता है। इसके बाद है डीअमीनेशन। डीअमीनेशन यानी कि जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, राइट, उसको वो स्टोर नहीं कर सकते हमारी बॉडी। सो एक्सेस अमीनो एसिड को वो यूरिया में कन्वर्ट करता है एंड यूरिया फिर हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनीज के थ्रू होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन में बाहर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, इसके बाद लीवर फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन बनाता है जिसका ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोएगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट होता है वो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन से होता है जो लीवर ने बनाया है। इसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, कोई भी अगर टॉक्सिक चीज़ है तो उसे डिटॉक्सीफाई करता है और बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद ये विटामिन स्टोर करता है जैसे विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन है जो लीवर स्टोर करता है। प्रोडक्शन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट है। यहाँ पे हमने देखा था जो कोएगुलेशन में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन, और हिपैरिन कोएगुलेशन को रोकता है यानी कि एंटी कोएगुलेंट। सो वो भी लीवर प्रोड्यूस करता है। लास्ट, बॉडी हीट। लीवर के अंदर इतने सारे काम चल रहे होते हैं, ढेर सारी प्रोसेसेस, ढेर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से बहुत सारी हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो इस पूरी हीट को बॉडी में सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, माउथ में है जो पैनक्रियास एंड लीवर। Okay, so now we have already discussed about the alimentary canal. Now we are going to talk about the digestion, right? अब एलिमेंट्री कैनाल में हमने अलग अलग पार्ट देखे थे, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो भाई ये सब अलग अलग पार्ट्स का डाइजेशन में अलग अलग रोल होता है, यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट में अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन होता है। हम जो डाइट लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन, इन सब चीज़ों का पहले ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है। इन्हें पहले स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, राइट। तो डाइजेशन सबसे पहले हम देखेंगे माउथ में स्टार्ट होता है।
ठीक है। माउथ में अब हमें पता है कि टीथ है, तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का विद द हेल्प ऑफ दी टीथ। जो बड़े फूड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है टीथ की हेल्प से, राइट, ताकि हमारे एंजाइम्स उसके ऊपर अच्छे से कोट हो सके। नाउ वी नो माउथ कंटेन्स सलाइवा, राइट। सैलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है विच इज सैलिवरी अमाइलेज, ऑल्सो नोन एज टाइलिन। सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर। ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के ऊपर ही एक्ट करेगा। अगर आपने खाने में प्रोटीन खाया है तो उसका डाइजेशन माउथ में नहीं होगा, फैट खाया है तो उसका डाइजेशन माउथ में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। दैट मीन्स सैलिवरी अमाइलेज एक्ट अपॉन द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज। अब माल्टोज का फर्दर डाइजेशन होगा पर वो माउथ में नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे माउथ के अंदर टीथ हेल्प करता है, इसके साथ साथ टंग हेल्प करती है। टंग स्पैचुला की तरह काम करती है, वो सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ हम लोग खाने को स्वेलो करते हैं, राइट, तो उसमें भी सलाइवा में हेल्प करता है। इसके बाद आता है आपका ईसोफेगस, राइट। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ईसोफेगस में सिर्फ और सिर्फ फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं, राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि ये बोलस। अब बोलस क्या है? बोलस बेसिकली वो फूड है जो अभी सलावा के साथ मिक्स हो गया, राइट। फूड अलॉन्ग विद सलाइवा इज नाउ विल बी कॉल्ड एज बोलस। तो जैसे जैसे बोलस नीचे आएगा, ऊपर की जो वॉल्स है ईसोफेगस की मस्कुलर वॉल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये बोलस नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। हियर यू कैन सी वो नीचे आ गया। अब यहाँ की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो और नीचे आएगा। तो इस तरीके से पूरी ईसोफेगस की वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है, जिससे बोलस कॉन्स्टेंटली नीचे स्टमक तक आता है। अब ये बोलस स्टमक में आ चुका है, सो नाउ वी विल सी डाइजेशन इन स्टमक, राइट। अब स्टमक की जो वॉल है, यानी कि स्टमक की जो दीवार है, उसके अंदर काफी सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक ज्यूसेस। गैस्ट्रिक ज्यूस बेसिकली 5 चीजों से बना है, विच इज रेनिन, HCl, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड म्यूकस। बेसिकली आप देखोगे तो माउथ के अंदर सलाइवा में सिर्फ एक एंजाइम था, सैलिवरी अमाइलेज, बट स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर टोटल 5 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रेनिन के बारे में। सो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में बनता है। इन्फेंट यानी छोटे बच्चे, राइट, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, सिर्फ उनकी बॉडी में रेनिन बनता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज खाना नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं। सो मिल्क के डाइजेशन के लिए उनकी बॉडी में रेनिन सिक्रेट होता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स रेनिन हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। सेकेंड जो है गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl सबसे पहले तो स्टमक के अंदर एक एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, राइट, एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। ये HCl जर्म्स को और बैक्टीरियाज को किल करता है। खाने के साथ अगर बाई चांस कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, स्टमक में आ गया है, तो भाई वो HCl उसे किल कर देगा, ठीक है, बिकॉज HCl इज एन एसिड। इसके साथ साथ HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब पेप्सिनोजन क्या है? तो ये गैस्ट्रिक जूस का थर्ड एंजाइम है, राइट। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये काम नहीं करता, इट इज इनएक्टिव, राइट, तो उसको एक्टिव बनाना पड़ता है पेप्सिन, राइट। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी HCl करता है। तो आप देखोगे HCl 3 चीजें कर रहा है। एक तो वो एसिडिक एनवायरमेंट बना रहा है, वो जर्म्स को किल कर रहा है, और तीसरा वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया 3 एंजाइम। अब पेप्सिन क्या करेगा? तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में, ठीक है। चौथी जो आपकी गैस्ट्रिक जूस बनाता है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज खाने के अंदर अगर कोई लिपिड है, फैट है, तो उसका डाइजेशन करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। और लास्ट है आपका म्यूकस,
ठीक है। म्यूकस कोई एंजाइम नहीं है, म्यूकस आपको प्रोटेक्ट करता है HCl से, राइट। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उस एसिड में हमारे स्टमक को क्यों कुछ नहीं होता, वो क्यों नहीं डैमेज होता, क्योंकि भाई उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है म्यूकस ने, राइट। म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, ताकि HCl सिर्फ और सिर्फ फूड के ऊपर एक्ट करे, स्टमक के ऊपर नहीं। तो ये थे 5 कंपोनेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। रेनिन जो करेगा कडलिंग ऑफ मिल्क, HCl जो पेप्सिन बनाएगा, पेप्सिन फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा इनटू पेप्टोन्स, गैस्ट्रिक लाइपेज जो लिपिड का डाइजेशन करेगा, एंड म्यूकस जो कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे जो माल्टोज बना माउथ में, राइट, आप देखोगे तो यहाँ पे स्टमक के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, स्टमक के अंदर से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, राइट। सो यानी कि ये माल्टोज का फर्दर डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक के पास तो वो एंजाइम ही नहीं है, राइट। सो नाउ वी विल सी द डाइजेशन इन duodenum. Okay, so now we will see digestion in duodenum. So we already know that duodenum receives the secretion from liver, that is bile, and from pancreas, that is pancreatic juice. So यहाँ पे मैंने 2 एरो करके इसलिए लिखा है कि लीवर से बाइल आ रहा है duodenum में, and pancreas से pancreatic juice. Now we will see what bile does. So as I already discussed, bile contains no enzyme. तो bile में है क्या? So bile contains sodium salt. सोडियम सॉल्ट क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम जनरेट करता है। सी स्टमक में HCl था जो वहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक बना रहा था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, इनफैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम चाहिए। एसिडिक एनवायरनमेंट में वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाने के लिए सोडियम सॉल्ट्स वहाँ पे बाइल लेकर आएगा, तो बाइल हेल्प करेगा वहाँ पे एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। दूसरा, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में इमल्सिफाई करेगा, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स कोट हो सके। इसके साथ साथ बाइल के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये पिगमेंट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से बने हैं, और इसी की वजह से बाइल का जो कलर होता है वो येलो होता है, राइट। एंड ये एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, ये पिगमेंट है, ये फीकल मैटर में ऐड कर देता है ताकि ये फीसेस के साथ साथ बॉडी से बाहर चले जाए। सो बाइल के अंदर सोडियम सॉल्ट है जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, और दूसरा अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नाउ वी विल सी द पैनक्रियास। पैनक्रियास बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीजें आती हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर, फूड के अंदर जो भी प्रोटीन होगा ट्रिप्सिन उस पर एक्ट करेगा, उसे पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, और लास्ट में अमीनो एसिड्स में। अमाइलेज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेलिवरी अमाइलेज याद करो माउथ में, यस इट इज दैट सेम अमाइलेज, बट ये सेलिवरी अमाइलेज नहीं, ये पैनक्रियास का है, इसलिए हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज बनाएंगे। ओके, सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी वही करेगा, स्टार्च पैक करेगा और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज की हम बात कर चुके हैं, यस सिमिलरली ये लाइपेज भी फैट पैक करेगा और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हो गया लीवर और पैनक्रियास की बात, यानी कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस की बात। अब जैसे जैसे फूड नीचे आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है इलियम, वहाँ पे कौन सा डाइजेशन होगा वो देखेंगे। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने खुद के कुछ जूसेस बनाती है, राइट। हमने विलाई के डायग्राम में ग्लैंडुलर पिट देखा था, राइट। तो वो इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या क्या आता है, इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज एंड लाइपेज। इरिप्सिन एक्ट करेगा पेप्टोन्स के ऊपर, यहाँ जो पेप्टोन्स इसने बनाया, राइट, उस पेप्टोन्स पे इरिप्सिन एक्ट करेगा और फाइनली उसे कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड पे। माल्टेज एक्ट करेगा माल्टोज के ऊपर। माल्टोज आपने देखा था माउथ में बना था एक तो, और एक अभी यहाँ पे बना है माल्टोज, राइट। तो माल्टेज उस पर एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज में, ये भी एक डाइसैकेराइड है, ये तीनों डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज पे और उसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में। सुक्रेज एक्ट करेगा सुक्रोज पे और फिर उसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। और लास्ट में लाइपेज तीसरी बार आया है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रिएट कर रहा है लाइपेज, राइट। ये एक्ट करेगा फैट और उसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल पे। अब यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, राइट। डाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनफैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का और कुछ आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ वी विल सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Okay, so we have talked about ingestion, the first step of nutrition, that is taking in the food. Second step, that is digestion, breaking down of food. Now we are going to focus upon the third step, that is absorption of food. Right. So for that, small intestine plays a very important role because small intestine contains villi, and villi increases the surface area of absorption. Now here you can see this is the diagram of villi, right? ये जो पूरा black lining है, that is the epithelium of villi. अंदर की तरफ ये ग्रीन कलर में लैक्टियल्स हैं और उसके बाद ये रेड एंड ब्लू आर ब्लड कैपिलरीज। सो डाइजेशन के अंत में हमें क्या मिला? सो फैट के डाइजेशन से हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के डाइजेशन से हमें ग्लूकोज मिला, प्रोटीन के डाइजेशन से हमें अमीनो एसिड मिला और फूड में कुछ मिनरल्स और वाइटामिन्स थे, राइट। तो इन सब चीजों का भी एब्जॉर्प्शन होगा, दैट वी हैव टू सी, राइट। सो ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, मिनरल्स का और वाइटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करेगा ब्लड वेसल्स, राइट। डायरेक्टली एपिथेलियम के थ्रू ये सारी चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी और एपिथेलियम से डिफ्यूज होकर वो जाएंगी इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, राइट। ब्लड कैपिलरीज से फिर वो जाएगी हिपैटिक पोर्टल वेन में, यानी कि लीवर में, ठीक है। और लीवर से होते हुए फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। लेकिन जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो ब्लड में नहीं जाएंगे, जैसे ये चारों जा रहे थे, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहले जाएंगे लेक्टियल्स, यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। लिम्फेटिक कैपिलरी जो बीच में सिचुएटेड है वहां, ये लोग ब्लड में नहीं जा रहे हैं, ये लोग ब्लड कैपिलरी में जा रहे हैं। ब्लड कैपिलरी से फिर वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे और लिम्फेटिक वेसल में जाने के बाद फिर वो लास्ट में ब्लड में जाएंगे, यानी कि वाया वाया, ठीक है। जैसे ये लोग डायरेक्टली ब्लड में जा रहे थे वैसे नहीं। सो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द विलाई। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, राइट। सो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में सिर्फ फीकल मैटर रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो वहाँ पे रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है, और उसके बाद वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, थर्ड स्टेप तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन, हमने सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो है दैट इज assimilation, right? Fourth step of nutrition is assimilation. Assimilation means utilization, यानी कि इसे अब हमें यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, राइट, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, तो उन्हें हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देगी फैट में, और फैट में कन्वर्ट करने के बाद उसे स्टोर कर देगी एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, जो हमारी बॉडी को इंसुलेशन का काम करेंगे। इसके साथ साथ ये इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मान लो आप काफी दिनों से आपने खाना नहीं खाया, 3-4 दिन स्टारवेशन कंडीशन में, राइट, तो उस वक्त ये स्टोर किया हुआ फैट एडिपोज टिश्यू का आपकी बॉडी यूज करेगी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देने में, ठीक है। शुगर्स के साथ क्या होगा, शुगर यानी कि ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का मेरी बॉडी क्या करेगी, सो ये ग्लूकोज से मेरी बॉडी बनाएगी एनर्जी। आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो ये सिंपल शुगर्स उसके पास जाती हैं और फिर वो एनर्जी बनाता है, ठीक है। और यही एनर्जी है की वजह से हम बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, यानी कि सारी अलग अलग एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए एनर्जी हमें इसी से मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये शुगर्स अगर ज्यादा होंगी तो क्या होगा, राइट, एक्सेस शुगर का हमारी बॉडी क्या करेगी, तो एक्सेस शुगर लीवर में कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोजन में और फिर वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अमीनो एसिड्स का मेरी बॉडी क्या करेगी, तो भाई अमीनो एसिड्स का अपनी बॉडी सिंथेसाइज करेगी उनसे प्रोटीन, बिकॉज बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स होती है, बनती भी है, राइट। तो वो बनाने के लिए अमीनो एसिड्स कहाँ से आए, तो यहाँ से आएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ फूड। नाउ द लास्ट और द फिफ्थ स्टेप of nutrition is egestion, that means removing or throwing away the fecal matter out of the body, right। so जो भी खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा या एसिमिलेट नहीं हुआ होगा या एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, राइट, वो अपनी बॉडी से अभी बाहर निकल जाएगा थ्रू एनस। एनस को गार्ड करता है एनाल स्पिंचर, हम उसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। एनल स्पिंचर ओपन होगा
तो सारा फीकल मैटर यानी कि वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफिकेशन, राइट? So this was all about digestive system. I hope you like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.